गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी कोई स्वस्थ और बढ़िया होंगे और इस लॉकडाउन में आप लोग मस्ती भी करते होंगे और करना भी चाहिए, लेकिन मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। और सभी बच्चे अपने अपने घर में ऑनलाइन क्लास का मज़ा लेते होंगे, आनंद लेते होंगे। आज फिर मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आप लोग सभी का स्वागत है। और होम ऑनलाइन कह सकते हैं, ये जो पढ़ाई हो रही है आप लोग को मेरे घर से हो रही है। तो आप फिर से हम लोग आएंगे वर्ग 8 विषय विज्ञान पाठ 9 चैप्टर जो है वो है प्रकाश। और आज हम लोग देखेंगे भाग 4, यानी इससे पहले पूर्व में जो है वह 3 वीडियो बन चुके हैं। और जो भी बच्चे इसको पीछे अगर छूट गया होगा तो वह प्रकाश का भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो है भाग ए और भाग बी, ठीक है, इस टाइप का आएगा। और आज हम लोग देखेंगे भाग 4 में विशेष चर्चा होगा मानव नेत्र एवं उसकी संरचना। तो बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि मानव की 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और इन 5 ज्ञान इंद्रियों में एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वो ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि भाई किस हमारे शरीर में कौन कौन सी ऐसी इंद्रियां हैं जिससे हम किसी वस्तु को जान सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा आँख ही आ जाता है। आँख जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारा कान जो है, इससे हम लोग सुनते हैं। हमारा नाक जो है किसी सेंट को, सुगंध को, दुर्गंध को हम लोग सूंघ कर ये पता लगा सकते हैं। त्वचा जो है वो कोई अगर टच करता है या किसी चीज़ ठंडा गर्मी का जो हम लोग महसूस करते हैं वो त्वचा से होता है। कोई टच कर रहा है तो उससे हम लोग यह पता कर लेते हैं कि क्या कौन सा हमारे शरीर में टच कर रहा है। जीभ जो होता है वो स्वाद का जो है अनुभव कराता है। लेकिन इन सभी ज्ञान इंद्रियों में जो है वो मानव नेत्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान इंद्रियां हैं। और इसीलिए मानव का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में नेत्र को माना गया है। और इसकी सहायता से हम इसे देख सकते हैं। अगर जरा इमेजिन कीजिए कि अगर आँख नहीं रहती तो शायद हम इस दुनिया के रंग बिरंगी छटाओं को नहीं देख सकते थे, उसके बारे में हम जानकारी नहीं रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग आज डालेंगे कि हमारा नेत्र जो है उसकी संरचना कैसी है और यह किस तरह से हमारे किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है। तो सबसे पहला जो होता है वो प्रकाश जो होता है हमारे शरीर, हमारे आँख के लिए, देखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में प्रकाश के बारे में जानते हैं। और प्रकाश ही जो होता है वो हमारे आँख को देखने में मदद करता है। तो अब आते हैं कि जब तक आँख में प्रकाश प्रवेश ना करे तब हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो थोड़ा सा लगभग हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो आँख होता है वो लगभग गोलाकार होता है, ठीक है, लगभग गोलाकार होता है, थोड़ा सा बाहर निकली हुई रहती है। और ये चीज ध्यान देंगे कि हमारा जो आँख होता है, अगर हम इसका बाहरी हिस्सा को देखें तो एक बीच में जो होता है वो काला भाग होता है और इसके बाद का जो भाग होता है वो सफेद होता है। तो चूंकि ये काला और सफेद का थोड़ा सा बहुत कम्युनिकेशन है और इस कम्युनिकेशन को क्यों ऐसा होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि काला जो होता है वो प्रकाश को अपने और ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, अपने और ज़्यादा खींचता है, जबकि सफ़ेद जो होता है वो प्रकाश का परावर्तन कर देता है। और काला भाग जो होता है वह ज़्यादा जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसको अपने शरीर में, अपने अंदर में ज़्यादा वो खींच लेता है। तो इसको जानने के लिए आप छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप अगर आपके पास 2 कपड़े हों, चाहे तो पैंट काला हो और सफ़ेद शर्ट हो, और अगर आप सफ़ेद शर्ट और काला पैंट पहन के आप अगर धूप में निकलेंगे
तो आपको देखेंगे कि काला पैंट जो होता है या काला रंग का, जैसे आप शरीर का बाल को, चूंकि हम लोग बाल काला है तो आप देखेंगे कि बाल जो होता है धूप में रहने से बाल ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसी तरह से अगर आप काला कपड़ा पहनते हैं तो वह ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि प्रकाश उससे उस काले रंग में ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, जबकि सफ़ेद कपड़ा जो होता है वह प्रकाश का ज़्यादा मात्रा में परावर्तन कर देता है। इसीलिए प्रकृति ने हमारे आँख का बहुत सारा हिस्सा जो है वो वाइट में बनाया, ताकि बहुत सारा प्रकाश जो है वो परावर्तन हो जाए, और मात्र एक छोटा सा भाग जो है वो काला बनाया, ताकि सूर्य की जो ये परावर्तित जो प्रकाश है, यहाँ याद रखना है, परावर्तित जो प्रकाश है, यानी जिससे वस्तु प्रकाश टकरा कर हमारे आंखों पर आती है, उस काले भाग से ही ये अंदर जाती है। तो यहाँ पर ये जो है काला भाग हमारा यहाँ पर है। तो यह काला भाग यहाँ पर है। थोड़ा सा हम लोग आँख के बारे में जानते हैं। देखिए रेटिना है ये, इसके पीछे थोड़ा भाग के बारे में जान लेते हैं। यह अंधबिंदु है, ये दिक तंत्रिका है ना। यहाँ कॉर्निया होता है, ये आइरिस है, और यह लेंस है। ठीक है, लेंस, क्योंकि हम लोग पिछले कक्षाओं में भी लेंस के बारे में जान चुके हैं। लेंस 3 तरह के होते हैं, अवतल लेंस, और 2 तरह के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो हमारे आँख में जो होता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र का आकृति लगभग गोलाकार होता है। नेत्र का बाहरी भाग सफेद तथा कठोर होता है। देखिए नेत्र का जो बाहरी भाग है ना, तो वो हमारे आँख को भी आप देख सकते हैं, है ना। तो यह कठोर होता है और यह सफ़ेद, बाहरी भाग सफ़ेद होता है, ताकि यह नेत्र के आंतरिक भाग की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है। जो पारदर्शी अग्रभाग जो होता है उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो पारदर्शी अग्रभाग जो है हमारा कॉर्निया है। और ये सफ़ेद भाग जो होता है ये जो होता है हमें दुर्घटना से बचाता है। कभी कभी होता है कि अगर आप किसी को यहाँ चोट लग जाता है, यहाँ लग जाता है, या फेस में लग जाता है, तो देखेंगे कि आँख जो होता है वो सही सलामत बची रहती है। किसी के देखिएगा कि यहाँ सूजन हो गया तो अगर भी आँख ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आँख में ज़्यादा चोट लग गया तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आँख थोड़ा सही सलामत रहता है। ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर जिस तरह से गेंद जो होता है, अगर आप उसको फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा वो मुलायम होता है, उसी तरह से हमारा आँख भी जो होता है वो मुलायम होता है, लेकिन उतना भी मुलायम नहीं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये देखिए इसके पीछे भाग जो होता है ये जो है कॉर्निया है, ठीक है, और इसके पीछे का भाग जो होता है वो आइरिस होता है। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं, और इसी आइरिस में जो होता है एक छोटा सा द्वार होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली के आकार को आइरिस से नियंत्रित किया जा सकता है। आइरिस नेत्र का वह भाग है जिसका विशेष रंग प्रदान करता है, और आइरिस जो होता है वह किसी वस्तु का जो हम हरा देखते हैं, लाल देखते हैं, तो यह रंग भी प्रदान करता है। कौन? आइरिस। और आइरिस क्या करता है? पुतली के आकार को आइरिस से नियंत्रित, यानी आइरिस का 2 काम है। एक हो गया कि पुतली का काम क्या होता है कि यह धूप की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर आप घर के अंदर में है, धूप में है, छाया में है, तो यह पुतली फैल जाती है, ठीक है। और अगर आप धूप में हैं तो यह पुतली सिकुड़ जाती है, क्योंकि जितनी धूप में ज़्यादा तेज धूप होता है, ज़्यादा तेज लाइट होता है, तो ज़्यादा लाइट हमारे आँखों के लिए नुकसानदायक होता है। तो यह पुतली जो होता है उसको, पुतली में जो प्रकाश आती है छोटी छिद्र से, तो यह आइरिस ही उसको नियंत्रित करता है कि भाई आपको कितना प्रकाश की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो पुतली को यह छोटा कर देता है ना। और अगर छाया में है, प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में आँख में चाहिए और आप छाया में है, तो यह पुतली जो होती है वह फैल जाती है। अक्सर आप देखेंगे कि अगर आप रूम के अंदर में है, छाया में है, और जैसे ही आप धूप में जाते हैं तो थोड़ी देर में आप कुछ नहीं देख पाते हैं, या अगर आप धूप से आ रहे हैं और अचानक घर के अंदर में प्रवेश करते हैं तो थोड़ी देर के लिए घर के अंदर का चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि पुतली जितनी देर
एडजस्ट करने में लगता है वो उसी उसी उतने ही समय तक जो है हम वस्तुओं को थोड़ा सा नहीं देख पाते हैं। ये पुतली का एडजस्टिंग है, ठीक है। यानी अगर आप धूप में हैं तो पुतली सिकुड़ी हुई है, जैसे आप छाया में आते हैं तो यह पुतली जो होती है वो फैलती है, और इसी क्रम में हम बहुत सारे वस्तुओं को थोड़ा सा अंधेला जैसा दिखाई देता है, लेकिन फिर यह मतलब बहुत कम समय में या फिर हम घर के अंदर के सामानों को देख सकते हैं। ये आइरिस का काम है। और आइरिस क्या होता है कि जो भी आप वस्तु को देखते हैं वो किस कलर का है, ठीक है, उसको भी यह आइरिस जो है वह रंग प्रदान करता है। जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नेत्र लाल है तो वास्तव में हम आइरिस के रंग की बात कर रहे हैं। यानी आइरिस का रंग, अगर किसी का आंख लाल है तो इसका मतलब आइरिस का आंख लाल है। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है, और इस तरह के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और इसी पुतली के पीछे है ना लेंस होता है। ये पुतली, इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पुतली होता है और यहाँ पर एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस है ना। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई हमारे आंख में कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। और यहीं से जो होता है ये जो चूंकि हम लोग ये सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है वह किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब को वो छोटा करता है। उत्तल लेंस की विशेषता क्या है? तो उत्तल लेंस जो होता है प्रतिबिंब को छोटा करता है। इसको लिख लेना है, प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, छोटा करता है, यानी उत्तल लेंस। आप इसके लिए आप जैसे गाड़ी का जो साइड मिरर होता है दो चक्का का, तो वहां पर आप देखेंगे कि उसमें उत्तल लेंस होता है। यानी कितने ही बड़ा गाड़ी है उसका आकृति छोटा, आप कितना मोटा है लेकिन उसका आकृति वहाँ छोटा ही आता है। तो उत्तल लेंस की विशेषता है। और यह उत्तल लेंस क्या करता है कि किसी भी वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है वो रेटिना पर फोकसित करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में दृष्टिपटल और अंग्रेजी में रेटिना। यही रेटिना पर जो है हमारा आकृति प्रतिबिंब बनता है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो भी चीज हम लोग देखते हैं यह इसका छाया जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और यहाँ से रेटिना पर बनने के बाद यह दिक् तंत्र के द्वारा फिर जो है हमें मस्तिष्क तक जो है दिक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। और मस्तिष्क ये सोचता है कि हम किस वस्तु को देख रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि इतनी सारा प्रक्रिया तुरंत होता है। हम किसी चीज को देख रहे हैं तो जितना देर देखने में लगता है उससे कम मतलब उतने ही जल्दी फास्ट जो है वो मस्तिष्क को ये पता चल जाता है कि हम कौन सा चीज को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है शंकु और दूसरा होता है शालकाएं, यानी कॉन्स और रोड्स, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। यानी कभी हम तेज प्रकाश में चले गए तो उसके लिए सुग्राही जो बनता है वो शंकु कहलाता है। और जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही, जो मंद प्रकाश जैसे अभी हम लोग रूम में है मंद प्रकाश चाहिए तो उसके लिए शालकाएं होती हैं। तो याद रखना है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। सुग्राही मतलब जिसको सुग्राही, सु मतलब अच्छा, ग्राही मतलब ग्रहण करना, है ना। तो शंकु जो होता है वो उससे सुग्राही अच्छा, तीव्र प्रकाश में जो है सुग्राही अच्छा होता है। और शालकाएं जो होती है वो मंद प्रकाश में जो है वो मदद करती हैं। अब यहाँ पर जो है आपके बुक में जो नेत्र का चित्र बनाया गया होगा, है ना, उसको आप लोग देख लेंगे। इसके आंतरिक शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजती हैं। और यह क्या करती है? शंकु जो होती है वह रंगों का सूचना भी मस्तिष्क पर भेजती है। दिक् तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। यानी रेटिना और दिक् तंत्र के बीच में जो है एक तरह से समझ लीजिए कि खाली जगह, यानी संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। यानी यहाँ पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है और इसीलिए इसको हम लोग अंध बिंदु कहते हैं।
रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता। या जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये माचिस है या ये कैंची है, हम इसको देख रहे हैं और तुरंत हटाने के बाद ऐसा नहीं है कि इसे हम समाप्त, यानी इसका जो प्रतिबिंब है, हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तुरंत हट जाता है, ऐसा नहीं है। वह 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है, यानी किसी भी प्रतिबिंब की जो छाया होती है वह हमारे आँख पर 1/16 सेकेंड, यानी सेकेंड का 16वां हिस्सा जो है, 1 सेकेंड को 16 हिस्सा बांटेंगे तो 1/16वां सेकेंड तक हमारे आँख में प्रतिबिंब बना रहता है, यानी तुरंत समाप्त नहीं होता। अब जैसे कि मान लीजिए माचिस है, माचिस को हम देख रहे हैं, तुरंत हटा दे रहे हैं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब तुरंत हमारे आँख से नहीं हटता है, वो 1/16वां सेकेंड तक प्रतिबिंब हमारे आँखों पर बना रहता है। यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। और इसके लिए जो होते हैं, जितने भी कार्टून्स बनाए जाते हैं, जो बच्चों लोगों को बहुत कार्टून्स पसंद है, और उसमें जो होता है मोटू पतलू है ना, और ये क्या है, डोरेमोन, ऐसे बहुत सारे कार्टून्स होते हैं जो पेंटिंग से बनाए जाते हैं। और यह पेंटिंग से जो है, जो तस्वीर जो होती है, जो फोटो होती है, जो तस्वीर होती है, उस तस्वीर को अगर हम 16 तस्वीरों को अगर एक लय में अगर उसको हम गति कराएंगे तो वह चलता फिरता जो है अनुभव होगा। ठीक है, 16 पिक्चर्स को, क्यों? क्योंकि जो हमारा आँख में जो है प्रतिबिंब 16वां सेकेंड, 1/16वां सेकेंड तक बना रहता है, इसलिए 1 सेकेंड में अगर हम किसी 16 पिक्चर को अगर हम उसे स्पीड से जो है गति से अगर हम उसे चलाएं तो वह चलता फिरता नजर आता है। इसीलिए जितने भी कार्टून्स फिल्म होते हैं, है ना, तो वह इसी तरीके से काम किया जाता है, यानी एक चलते हुए चीज को दिखाने के लिए 16 मतलब एक अगर वो बोल रहा है तो बोलने की 16 तस्वीर बनाई जाती है, यानी मुंह बंद से खोलने तक 16 तस्वीर बनेंगी। और जब उसको हम लोग तेजी से गति कराएंगे तो वह पिक्चर जो है वो बोलता हुआ नजर आएगा। तो इसको याद रखना है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंखों पर 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। नेत्रों की बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोकती है। यानी ये जो पलकें हैं, है ना, आप देखेंगे कि जो पलकें होती हैं वो बहुत तरह का कार्य करती हैं। यानी पलकें जो होती हैं वो किसी भी तेज गति या तेज प्रकाश जो है, अक्सर आप देखेंगे कोई अगर आपको मारने के लिए इसे कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, आँख को इसे बंद कर लेते हैं। यानी आँख का जो पलकें होती हैं वह किसी भी खतरे को, है ना, खतरे को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग जो है पलकें ये काम करती हैं। और दूसरी चीज है कि पलकें जो होती हैं उस पर पानी रहता है, और यह पलकें जय बार झपकेगी वो पानी जो है हमारे आँख को उतना बार जो है वो साफ करती है, पानी से भिगोती है। यानी अगर लगातार किसी वस्तु को आप देखते रहेंगे तो देखेंगे कि देखते देखते जो है आपका जो है, जैसे अगर आप पलकें झुकाना चाहेंगे तो थोड़ा सा दर्द होता है, यानी वो जब सूख जाती हैं तो यह पलकें हमारे आँख को नमी देने का भी काम करती है। नेत्र एक ऐसा अनुभव यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है। यानी हमारा आँख इस तरह का बना हुआ है कि हम दूर को भी देख सकते हैं और नज़दीक को भी देख सकते हैं। न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। समान नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यानी जब हम बुक और हमारे आँख का दूरी जो होता है सामान्यतः 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सामान्य जो है उम्र के आधार पर यह कम बेशी हो सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए बुक और आँख का जो दूरी होगा वह 25 सेंटीमीटर होगा। आपका जो स्कूल का बेंच बनाया गया है इस टाइप का बनाया गया है कि आप जब बैठेंगे तो आपके आँख और टेबल का जो दूरी होगा लगभग 25 सेंटीमीटर होगा। आप छोटे बच्चों के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए।
कुछ मनुष्य नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। उचित संशोधन लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। यानी चूंकि यहाँ ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग आंख के बारे में है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? हम निकट की वस्तुओं को तो देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और दूर दृष्टि दोष मतलब हो गया कि हम दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं लेकिन सामने की वस्तुओं को आप देखेंगे कि जिनका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे आंख गड़ा के देखते हैं, है ना। इसका मतलब दूर के तो देख रहे हैं लेकिन सामने का तो देख लेंगे लेकिन दूर का नहीं देख पाएंगे। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा दूर से इस तरह के करके पढ़ेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन आजकल बहुत सारे लेंस का जो है, लेंस के प्रयोग के द्वारा हम इन दोषों को दूर कर सकते हैं। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है जिसका कारण लेंस का धुंधला हो जाता है। ऐसा होने पर कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो जा रहा है। शल्य चिकित्सा द्वारा धुंधले लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा लिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया है। तो कभी कभी देखेंगे कि बहुत सारे वृद्धा जो बूढ़े माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, उन्हें धुंधला दिखाई देता है। उसको ना दूर नज़दीक से कोई मतलब नहीं, कोई भी चीज़ को देख रहे हैं तो वो धुंधला दिखाई देता है और इसीलिए उसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। और यह मोतियाबिंद जो होता है ऑपरेशन के द्वारा इसे हम लोग हटाए, मतलब इसको आसानी से जो है ये किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ थोड़ा नेत्र से ही रिलेटिव है, थोड़ा सा नेत्र को हम लोग देख लेते हैं। और नेत्र की देखभाल, ठीक है, कैसे करेंगे। और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो नेत्र दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि का आविष्कार कैसे हुआ, है ना। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हमारा वीडियो 5 बनेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि नेत्रों की देखभाल कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा मानव नेत्र से संबंधित जो है कुछ प्रश्न आप लोग को दे देते हैं ताकि आप उस प्रश्न को जो है घर में सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे। सभी को नामांकित चित्र बनाएं, ये सभी के लिए होमवर्क है। नामांकित चित्र बनाएं। दूसरा हो गया आइरिस का कार्य क्या है, आइरिस का कार्य क्या है। तीसरा हो गया मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद क्या है। चौथा हो गया आंख और किताब की दूरी पढ़ते समय क्या होनी चाहिए। बस ये 4 सवाल हैं और ये 4 सवाल जो है आप लोग इसको बना के भेजेंगे। इसको आप लोग पॉज करके जो है क्वेश्चन को उतार लेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे ढंग से दे देंगे। एक और है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो इसको लिख लीजिए। नेत्र तंत्रिका
कोशिकाएं कितनी प्रकार के हैं, प्रत्येक को लिखें। कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है ना। तो उसका जो है क्या विशेषता है उसको लिखना है। थोड़ा जगह नहीं होने की वजह से क्वेश्चन को छोटा कर दिए हैं, है ना। ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब तब सभी को इसको उतार लेंगे और बनाएंगे, और तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।